आप देख रहे हैं प्रवासी की जुबानी। कोरोना महामारी के बाद पूरे देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके बाद स्कूल की बात करें या कॉलेज की बात करें या उद्योग धंधों की बात करें, फिर से पटरी पर लौट चुके हैं। बच्चे अब पढ़ने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर वह स्कूल कब जाएं। लेकिन इस लॉकडाउन में, इस कोरोना महामारी में जो स्कूली शिक्षा है उसका एक नया तस्वीर देखने को मिली है, उसकी नई एक रूपरेखा देखने को मिली है। जी हाँ, आपको बता दें कि ऑनलाइन एजुकेशन, जी हाँ, अब मोबाइल के द्वारा ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बच्चे इस समय स्कूल और कॉलेज में नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि कोरोना का कहर अभी भी लगातार जारी है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए विनोद टिब्रेवाल जी हैं, जो खुद कॉलेज के ट्रस्टी हैं और कई सालों से शिक्षा के प्रति उनका एक जो लगाव है और बच्चों के प्रति जो लगाव है वो अभी भी कायम है। और इस लॉकडाउन में उनका स्कूल, उनका कॉलेज और किस तरह से वो अपने आप को ढाल रहे हैं और बच्चों को किस तरह से अभी ट्रेन कर रहे हैं, और इस ऑनलाइन का कितना महत्व हो चुका है और इसके कितने नुकसान हैं, इसके कितने फ़ायदे हैं और इसके किस तरह से उपयोग में लाया जाता है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। विनोद सर, स्वागत है आपका प्रवासी संदेश में सर, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया है। इस लॉकडाउन में और इस कोरोना महामारी में जो शिक्षा का एक नया बदलाव हमने देखा कि लोग अब मोबाइल के ज़रिए ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, जो पहले, इससे पहले शायद ही कभी हुआ हो भारत के भविष्य में, क्योंकि शिक्षा हमने देखा है अलग अलग रूप देखी है, बगीचों में देखा है, पेड़ के नीचे देखा है, क्लास में बैठ के, लेकिन इस मोबाइल के ज़रिए, जिस मोबाइल से बच्चों को कहा जाता था कि आप दूर रहिए, मोबाइल मत लेके आइए, लेकिन इस मोबाइल से जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्या आप देखते हैं कितने इसके नुकसान हैं, कितने इसके फ़ायदे हैं? क्योंकि हमने बहुत सारी रिपोर्ट की है इसमें कि बच्चे एक तरफ मोबाइल में क्लास चलता रहा, वो अपना काम करते, तो कंसिस्टेंट जो पढ़ाई में ध्यान लगाना होता है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आप एक मुखिया होने के नाते, कॉलेज के संस्थापक होने के नाते, किस तरह से देखते हैं जो ये ट्रेंड हो रहा है ये ऑनलाइन एजुकेशन का? देखिए, कोरोना के समय में यह तो तय था कि हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा, और लॉकडाउन करना पड़ेगा तो बच्चे स्कूल नहीं आ सकेंगे। अभी भी 9वीं 10वीं के बच्चों को सिर्फ 2 स्टेट, पंजाब और यूपी ने अलाउ किया है। महाराष्ट्र में अभी हम लोग 19 नवंबर से शायद बच्चों को स्कूल आने देंगे। तो कोरोना के इस समय में, जिसको बोलते हैं ना, नहीं से तो कुछ अच्छा, यदि बच्चों को कुछ भी पढ़ाई मिल रही है तो नहीं से तो अच्छी ही है। और कोरोना के इस कॉल में एक नया माध्यम भी डेवलप हो गया, जो पहले सिर्फ कोचिंग क्लास वगैरह ही करते थे, लेकिन अब सारे हिंदुस्तान के अंदर ये बच्चों ने डिजिटली एजुकेशन लेना भी सीख लिया। ये आगे भी उनको भविष्य में काम आएगा, और इससे बच्चों का जो भी पढ़ाई का काम है वो अब घर में डिजिटल लाइब्रेरी, जब हायर एजुकेशन में जाएंगे तो सब डिजिटल लाइब्रेरी हो गई है, तो घर बैठ के सब डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह पढ़ सकेंगे, क्योंकि उनको बचपन से ही इसकी आदत अब हो जाएगी। आपने सर इसके डिजिटल पढ़ाई के फ़ायदे तो गिना दिए कि फ़ायदा है, लॉकडाउन था, चलिए मजबूरी समझते हैं कि बाहर नहीं निकल सकते, स्कूल में बच्चों का नुकसान को किस तरह से देखते हैं? छोटे छोटे बच्चे अगर ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा रुख वो मोबाइल की तरफ करेंगे, फिर कल को अगर स्कूल खुलते हैं या आने वाले समय में स्कूल खुलते हैं तो क्या आपको लगता है किताबों की तरफ वो रुख करेंगे? चूँकि मोबाइल की लत लग गई है पिछले 3 से 4 महीने में, और आजकल के बच्चे काफ़ी ज़्यादा मोबाइल की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि अन्य चीज़ों की तरफ ज़्यादा रुचि रखने लगे हैं। देखिए, ऐसा है, कोई भी आदत जो होती है ना, वो परमानेंट नहीं होती। स्कूल की आदत तो बचपन से ही लगी हुई है। मास्टर उनका साथ जो है वो टीचर ही नहीं होता,
वो उनका दोस्त भी होता है। तो जो ही स्कूल खुल जाएगी बच्चे फिर अपने टीचर के साथ मस्त हो जाएंगे और वो इस पढ़ाई को जो उन्होंने कही है डिजिटली, उसको वो भूल भी जाएंगे कि हमें डिजिटली पढ़ना, ऐसी जिद अब कोई नहीं करेगा। जब स्कूल खुल जाएगी तो वो बच्चे सब स्कूल में फिर से जैसे पहले पढ़ते थे वैसे पढ़ लेंगे। अच्छा सर, मौजूदा हालत की बात करें तो आपके कॉलेज में किस तरह से एडमिशन की प्रोसेस जारी है? क्योंकि हमने देखा बहुत सारे लोग गांव चले गए, आर्थिक तंगी की वजह से लोग इस साल बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो आर्थिक संकट खड़ा हुआ पूरे भारत में, सबकी रोजी रोटी जो है पहले की तरह नहीं रह चुकी है इस वक्त। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम अगले साल बच्चों को शायद एडमिशन कराएंगे। तो आपके कॉलेज में और आपके इस कैंपस में अब तक किस तरह से माहौल है? क्या बच्चे आ रहे हैं एडमिशन के लिए, या पेरेंट्स और कॉलेज का किस तरह से सपोर्ट हो रहा है बच्चों को? देखिए, बच्चे और पेरेंट्स तो स्कूल भेजने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, लेकिन सरकार ही ने इसको टाला है क्योंकि महामारी फैल नहीं जावे। क्योंकि बच्चों से उतनी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, वो मास्क पहनेंगे, और जब स्कूल आएंगे तो खेलेंगे भी, वो खेलेंगे कूदेंगे, आपस में धींगा मस्ती करेंगे। तो बच्चों का तो वो वैसे ही हो जाएगा। इसके लिए सरकार भी डिले कर रही है और वो तो एडमिशन लेना चाहते हैं। हम लोग भी स्कूल कॉलेज वाले एडमिशन देने के लिए ही बैठे हैं। और जहाँ तक आपका एक सवाल है कि भाई उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है, उसके लिए हम लोग उनको कम फीस में भी पढ़ा देंगे, ऐसा हमारी मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया हुआ है कि जो बच्चे नहीं फ़ीस दे पाएंगे उनकी हम आधी फ़ीस, जो बिल्कुल नहीं दे पाएंगे उनकी पूरी फ़ीस, हम फ़ीस माफ़ करके उनका सपोर्ट कर देंगे। अच्छा सर, ये तो रही अब एजुकेशन के बारे में बात। अब आपके अब व्यक्तिगत जीवन की तरफ हम रुख करना चाहेंगे कि आप बतौर कई सालों से यहाँ पर शिक्षा के ही क्षेत्र में है, एजुकेशन के क्षेत्र में ही कार्यरत है। तो कहाँ से आपने सफ़र की शुरुआत की थी? क्या बचपन से ही आपने सोच लिया था कि मुझे इसी क्षेत्र में आना है, या कहीं और जाना था? क्या परिवार वालों की तरफ से कोई दबाव था, या किस तरह से सहयोग मिला आपको? ये राजस्थानी सेवा संघ एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये स्कूल कॉलेज उसकी है। अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें कमेटी का मेंबर बहुत पहले से ही था। कुछ कमेटी के मेंबरों का झगड़ा हो गया तो उन लोगों ने मुझे प्रेसिडेंट बना दिया और मेरे से कहा गया कि अब आप इसको संभालो। तो मेरे लड़के ने कहा पापा फैक्ट्री व कारखाने मैं संभाल लूँगा, मैं होशियार हो गया हूँ, आप ये स्कूल कॉलेज भी संभाल लो, इससे जनता का भी फ़ायदा होगा और लोगों का भी फ़ायदा होगा। तो मैंने उसकी बात मान के ये स्कूल कॉलेज में काम करना शुरू कर दिया। विनोद सर, कितनी चुनौतियां होती हैं ऐसे माहौल में प्रेसिडेंट बनना संघ का, और इस बड़े से कॉलेज का संभालना? कितने महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और किस तरह से यहाँ पर आपको लोगों का सहयोग मिला जिस तरह से आप आए, और क्या टीचर्स जो हैं यहाँ पे जो काम करते थे वो आपको सपोर्ट करते थे? कितनी बड़ी चुनौतियाँ होती हैं ऐसे पद पर बैठना और सब कुछ हैंडल करना? देखिए, ये काम जो है इसके अंदर यदि आपके पास में स्कूल के प्रिंसिपल अच्छे हैं और स्टाफ अच्छे हैं तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं होती है। आप काम को अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि पढ़ाई का काम तो मास्टर को करना है और प्रिंसिपल को एडमिनिस्ट्रेशन करना है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि हमें हमारी स्कूल के सब प्रिंसिपल और सब टीचर बहुत ही कोऑपरेटिव मिले, तो मुझे इस जगह काम करने में कोई भी समस्या किसी भी तरीके की नहीं हुई। अच्छा विनोद सर, आपने कहा कि आपकी निजी कंपनियां भी हैं, खुद की केमिकल की फैक्ट्री हैं, तो उस पर कितना वक्त देते हैं? चूँकि अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, पिछले कुछ सालों में आप ही उस पर ध्यान, तो दोनों चीज़ कैसे हैंडल कर पाते थे आप? कितना संतुलन रख पाते हैं? वहाँ पे भी ध्यान देना, यहाँ पे भी ध्यान, वहाँ पर भी लोगों से मिलना, यहाँ पर आकर बैठना, तो कितना डिफ़िकल्ट होता था आपके लिए? देखिए, मेरे लड़के से जब ये काम देखना शुरू किया तो पहले ही एक दिन बात कही थी कि अब मैं तुम्हारे काम में कोई दखल नहीं दूंगा, तुम तुम्हारा काम खुद करो, मैं तुम राय मांगोगे तो राय दे दूंगा। तो मैं अब कोई काम में दखल नहीं देता, मैं काम में कोई टाइम नहीं स्पेंड करता, मैं सिर्फ स्कूल कॉलेज का काम 20 साल से कर रहा हूँ। और
बहुत शांति से कर रहा हूँ। न लड़के के साथ कोई समस्या है और न मेरे काम में मेरे को समस्या है। विनोद सर, अच्छा आपने कहा कि कोई समस्या नहीं है, फिर भी एक माता पिता होते हैं, बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं उन पर वो अपनी नज़र बनाए रखते हैं, जहाँ कहीं भी वो गलत हो तो उनको वो कहते हैं कि आप ऐसा है। तो अभी भी क्या भले आप मुक्त हो चुके हैं, जो जिम्मेदारियां आपकी थी, भले आपके बच्चे बड़े हैं, फिर भी आप ध्यान तो रखते होंगे? नहीं साहब, परमात्मा के आशीर्वाद से मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं और वो सब समस्याओं को खुद सुलझा लेते हैं। कोई बात पूछनी हो, मेरे से राय लेना हो तो राय ले लेते हैं और मैं उनको राय दे देता हूँ और उनसे कहता हूँ कि मेरी राय को मानना ज़रूरी नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो आप करो। तो बहुत शांति से बच्चा हमारा 7 साल पहले मेरे साथ काम कर चुका था, तो काम को सीख चुका था, तो अच्छे से काम कर लेता है। और मेरे जो पुराने एम्प्लॉई हैं वो भी सब बहुत वफ़ादार हैं, तो वो उसको एक एसेट मिला हुआ है, तो वो भी सारा काम देख लेते हैं। मतलब लड़का अकेले के ऊपर बोझ नहीं है, करीब 20 इंजीनियर हैं जो सारे काम को बांटा हुआ है और बहुत अच्छे से काम हो रहा है। अच्छा विनोद सर, आप इस मुकाम पर जहाँ पर पहुँचे हैं, एक ट्रस्टी के उस पे बैठे हैं, गरिमा का आपका उस पोस्ट पर बैठे हैं, जीवन में कई उतार चढ़ाव आए होंगे, कोई रोचक वाक़या जो आप हमसे शेयर करना चाहें कि किस तरह से हमें कभी हारना नहीं चाहिए, चाहे कितनी ही तकलीफ़ें क्यों ना आ जाए। तो कोई ऐसा वाक़या जो आपके साथ घटित हुआ हो, बहुत सारी घटनाएं आपके साथ घटी होंगी और बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको भी देखने को मिले होंगे। हाँ, ये जो काम मैं कर रहा हूँ इसमें बहुत सारी अड़चनें आई है। अभी भी हमारी स्कूल का बिल्डिंग काम नक्शा पास कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आज 15 साल से हम प्रयत्न कर रहे हैं, पर कोई न कोई अड़ंगा आ जाता है। तो ये एक पार्ट ऑफ द गेम है लाइफ में, उसको समझ के ही हम कर रहे हैं। और राजस्थान में यूनिवर्सिटी बनाई तो उसमें भी बहुत समस्याएं आई, लेकिन आज यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे से चल रही है और उसमें पीएचडी तक की पढ़ाई भी हो रही है और देश और वहाँ के ग्रामीण लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है। तो कठिनाई को कठिनाई नहीं समझते, ये पार्ट ऑफ द रूटीन प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा विनोद सर, अब कोई ख्वाहिश जो भी आपकी इच्छा हो कि मुझे ये करना है जीवन में, जो अभी तक पूरी ना हो पाई हो, ऐसा कुछ वाक़या? नहीं, मेरी ऐसी कोई ख़ास ख्वाहिश नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल एजुकेशन अभी नहीं है, वो मेडिकल एजुकेशन भी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर एजुकेशन वगैरह भी होनी चाहिए और वहाँ पर और भी दूसरी पढ़ाइयाँ और बढ़ सके तो अच्छा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और मेरी कोई निजी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो विनोद सर, इसके अलावा क्या आप समाज सेवा में रुचि रखते हैं? जिस तरह से समाज से बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि अपने कार्य के अलावा वो समाज के प्रति भी, अपने समाज को आगे लाने के लिए, अपने समाज के विकास के लिए बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, बहुत सारे उनका हाथ बटाते। तो ऐसा कोई आप भी करते हैं या कुछ इच्छा हो ऐसी? नहीं, देखिए, हमारा समाज के अंदर तो जो सिर्फ ये एजुकेशन का काम है वही हम कर रहे हैं। एक मंदिर है, उसको हमने अच्छा सुचारू रूप से उसका मैनेजमेंट करते हैं। बाकी कोई व्यक्तिगत सहायता लेने के लिए आता है तो हम उसको सहायता दे देते हैं। और वैसे कोई हमारे को कोई सामाजिक प्रतिष्ठा मिले, कोई सामाजिक संस्थाओं में हम पद प्राप्त करें, ऐसी कोई इच्छा नहीं है और न हमारे पास कोई इस तरीके का पद है। मैं तो सिर्फ सेवा संघ का, जो मेरे साथी हैं उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, तो मैं इसी का ही काम देखता हूँ और बहुत संतुष्ट हूँ। अच्छा सर, एक कॉलेज के ट्रस्टी होने के नाते एक सवाल है कि वर्तमान में हमारे जो युवा हैं वो भटक से गए हैं, डिग्रियां तो ले लेते हैं लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो जाए कहाँ। तो उनको किस तरह से सलाह देना चाहेंगे? वो अपने क्षेत्र को चयन नहीं कर पाते हैं कि मुझे इस तरह जाना है, मुझे इसमें भविष्य अपना बनाना है। कई सारी हमने देखी हैं डिग्रियाँ लोग लेकर कपाटों में बंद कर रखते हैं और कुछ दूसरे ही काम करते हैं, जो क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं उस क्षेत्र में काम नहीं मिल पाता है। आप वजह क्या मांगते हैं? क्या टैलेंट की कमी है या फिर हमने देखा है कि जो नेपोटिज्म हर क्षेत्र में अब हो गया है, भाई भतीजावाद अपने ही पीढ़ी के लोग लेकर, क्या आप भी मानते हैं इस वजह से जो चीज़ की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके लोग दूसरे कार्य में काम करते हैं, ये सब भी मांगते हैं कि
नेपोटिज्म ही सबसे बड़ा वो सवाल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे युवा बहुत ही कुशल लोग हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कमी है। आज हमारे पास उतने काम हम नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं जितने हमारी बच्चे पढ़कर निकलते हैं। हायर एजुकेशन से करीब 3 करोड़ बच्चे ग्रेजुएशन करके निकलते हैं। अब वो सबके लिए तो काम है नहीं। इसके लिए ही अभी जो नई वर्तमान की सरकार है वो बोलती है आप स्किल्ड एजुकेशन पर ध्यान दो, तो उसके अंदर सब लोगों को कोई न कोई स्किल सिखाओ और फिर वो अपना कारखाना लगा लेगा, खुद भी कमाएगा, दूसरों को भी कमाने के लिए नौकरी देगा। और इस तरीके की अभी जो नया परिवर्तन हो रहा है, मेरी समझ से उससे चीज़ें धीरे धीरे सुधरेगी, बट ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें 10-15 साल तो लग जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और इस पीरियड में जो भी लोग हैं उनको कुछ कठिनाइयाँ होने वाली है, वो तो कठिनाइयाँ बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। अच्छा, शिक्षा को किस तरह से देखते हैं? क्या इस सरकार में शिक्षा जो पिछले यूपीए गवर्नमेंट में थी कुछ बदला है, कुछ नए तरीके आए हैं पिछले कुछ 5-6 सालों में? एनडीए की सरकार में जो यूपी की सरकार में शिक्षा नीति थी, कितना समानताएं देखते हैं दोनों सरकार में शिक्षा को लेकर? हमारी लास्ट शिक्षा नीति आज से 35 साल पहले बनी थी। अभी जो है नई शिक्षा नीति का प्रारूप बन गया है और वो देश के सामने में अभी आ जाएगा। नई शिक्षा नीति से बहुत फ़ायदा होगा और स्किल्ड के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। तो मेरी समझ से नई शिक्षा नीति जब लागू हो जाएगी तो देश के अंदर शिक्षा में बहुत बदलाव होगा और अच्छा सुधार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ विनोद टिबरेवाल जी, जिनका कहना है कि अगर नई शिक्षा नीति आती है तो शायद ही नए प्लान और नए जोश के साथ इस हमारे भारत देश में नए युवाओं को वो नई शिक्षा नीति के तहत उनको रोज़गार मिलेगा। क्योंकि रोज़गारी का सबसे बड़ा बेरोज़गारी की समस्या है वो भारत में इन दिनों सबसे ऊपर है। और ये आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आखिर भारत से बेरोज़गारी कब मिटेगी। कैमरामैन पंकज तिवारी के साथ शुभम पांडे, प्रवासी संदेश। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।